अभी विश्व की राजनीति फटाफट बदल रही है और जिस तरह से यह करवट ले रही है, कोरोना से भी बड़ी चीजें हो रही हैं और आने वाला समय में और भी बड़ी चीजें होंगी जो काफी घातक होंगी। तो फ्रांस और भारत ने भी चीन की कमजोर नस को दबा दिया और सबसे बड़ी खबर कि चीन मांग रहा है भारत से मदद। किस मुद्दे के लिए निकालेंगी? अब भारत ने किस तरह से दबाई चीन की कमजोर नस? हालांकि अभी भारत को लद्दाख में, सिक्किम में हर जगह परेशान कर रहा है चीन, तो भारत ने भी उसकी एक कमजोर नस को दबा दिया है और वह कमजोर नस है ताइवान। ताइवान को लेकर चीन बहुत संवेदनशील है। इस समय में जब राष्ट्रपति दोबारा बन गई हैं वेन, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के दो नेता शामिल हुए, वो भी बीजेपी के, यानी कि सरकार की तरफ से दो नेता शामिल हुए। यह चीन को साफ साफ संदेश है कि हम ताइवान के समर्थन में खड़े हैं। अब अकेला वो ही नहीं, ताइवान के साथ फ्रांस ने भी एक ऐसी बड़ी डील कर ली है जिससे ड्रैगन बुरी तरह से चिढ़ गया है। कोरोना के बाद अब दुनिया ताइवान को एक देश के रूप में ज्यादा मानने लगी है। ताइवान ने अपना एंटी मिसाइल सिस्टम मजबूत करने के लिए फ्रांस के साथ सुरक्षा समझौता किया है, जिसके कारण चीन ने पेरिस को बुरा अंजाम भुगतने की धमकी भी दे दी। हालांकि फ्रांस की ओर से भी चीन को साफ साफ कहा गया कि उसको किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। चीन को ढंग से पहले अपने कोरोना की रोकथाम पर ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें, यूं तो ताइवान के अधिकतर सुरक्षा उपकरण अमेरिका में ही बने हुए हैं। साल 1991 में फ्रांस ने ताइवान को 6 फ्रिगेट्स बेचे थे। इसके साथ ही साल 1992 में फ्रांस ने ताइवान को 60 मिराज फाइटर जेट भी बेचे थे, जिससे चीन गुस्से में आग बबूला हो गया था। अब जब फ्रांस ने ताइवान के साथ एक और डिफेंस डील पक्की कर ली है, तो चीन ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई और कड़े शब्दों में कहा कि ताइवान एक चीन का हिस्सा है। अगर कोई भी देश चीन के साथ कूटनीतिक संबंध रखता है तो उसे एक चीन नीति का पालन करना होगा। हम फ्रांस से तुरंत ताइवान के साथ की गई डिफेंस डील को रद्द करने की मांग करते हैं। बाद में फ्रांस की ओर से भी चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया गया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने लिखा, साल 1994 में हमारी नीति एक समान ही रही है और हम ताइवान के साथ किए गए अपने द्विपक्षीय समझौतों का आदर करते हैं। कोरोना के समय सभी देशों का ध्यान कोरोना से निपटने पर होना चाहिए। यह पहली बार नहीं है जब फ्रांस इस तरह की बोली बोलकर चीन को आड़े हाथे लिया हो। मैं पिछले महीने इंटरव्यू देते हुए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल फ्रैंको ने कहा था कि अभी इस महामारी के बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो सामने नहीं आया है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। उनका सीधा सीधा इशारा चीन से आ रही ऐसी डेटा की तरफ था जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। पिछले कुछ समय से फ्रांस की मीडिया में भी चीन विरोधी आवाजें काफी जोर शोर से सुनाई दे रही है। हाल ही में फ्रांस की एक मैगजीन ने लेख छापा था जिसका शीर्षक था द ग्रेट चाइनीज लाई और उनकी कवर फोटो में शी जिनपिंग की मास्क लगाई फोटो लगा हुआ था। ली फिगारो फ्रांस में बेहद लोकप्रिय अखबार है और पिछले काफी समय से यूरोप में कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहरा रहा है। इसी अखबार के एक लेखक ने वुहान लैब की थ्योरी पर भी भरपूर समर्थन किया था, जिसके मुताबिक कोरोना वुहान से ही निकला है। हालांकि चीन लगातार इस थ्योरी को बकवास कहता आया है। पश्चिमी देशों में अमेरिका के अलावा खुलकर अगर कोई देश चीन का सामना कर रहा है तो वह है फ्रांस। फ्रांस न सिर्फ ताइवान के साथ डिफेंस डील कर चीन को अपनी जगह दिखा रहा है, बल्कि खुलकर कोरोना के मामले में भी चीन की आलोचना कर रहा है। चीन विरोधी गुट में फ्रांस की यह एक्टिव भागीदारी चीन के लिए एक बुरा सपना है। अब ये जानिए कि चीन आखिर भारत से मदद क्यों मांग रहा है। एक तरफ जहां वह लोगों को आंखें दिखा रहा है लद्दाख में, सिक्किम में, वहीं दूसरी तरफ पड़ोसी देशों से मदद मांग रहा है, जिसमें भारत भी है शामिल। विवादित देश चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 21 मई को यह ऐलान किया कि हांगकांग को अपने कब्जे में रखने के लिए बेसिक कानून में बदलाव करेगा। चीन का यह आक्रामक कदम इसलिए हैरानी भरा था क्योंकि सीनो ब्रिटिश जॉइंट डिक्लेरेशन के मुताबिक साल 1997 से लेकर अगले 50 सालों तक, यानी कि 2047 तक
हांगकांग को अपने बेसिक कानून की वजह से कुछ अधिकार प्राप्त होंगे और इस अधिकार के तहत हांगकांग के लोगों को प्रदर्शन करने, सरकार का विरोध करने का आजादी होगा। पिछले कुछ समय से हांगकांग के लोग इसी अधिकार का इस्तेमाल करके चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे थे, जिसे खत्म करने के लिए अब कम्युनिस्ट पार्टी तय समय से 27 साल पहले ही हांगकांग की स्वायत्तता को खत्म करने का योजना बना रही है। इस योजना को लागू करने के लिए अब जिनपिंग सरकार ने मोदी सरकार से भी मदद मांगी है। दरअसल चीन की सरकार ने भारत समेत दुनिया के कुछ देशों को अपने इस कदम की जानकारी देते हुए कहा है कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह कानून लाना जरूरी है। साथ ही चीन ने इन देशों को यह भी कहा है कि हांगकांग का मुद्दा पूरी तरह से चीन का अपना आंतरिक मुद्दा है, कोई दखल न दे। चीनी सरकार को भी पता है कि हांगकांग को लेकर लिया जा रहा कदम अवैध है और अनैतिक है और विश्व उसका विरोध करेगी। ऐसे में चीनी सरकार को चाहिए मदद, ताकि पड़ोसी देश और दुनिया चीन को इसके बारे में टोका टोकी नहीं करे। चीन के मंसूबे चारों तरफ से फेल होते दिख रहे हैं। ऐसे में वो और भी ज्यादा आक्रामक हो रहा है। जहां एक तरफ कोरोना काल में उसने कई बड़े बड़े देशों के अंदर घुसने की कोशिश करी, शेयर बाजार के कंपनियों के शेयर खरीद कर, लेकिन इस पे वो ज्यादा सफल नहीं हो पाया, क्योंकि उसकी मानसिकता को समझते हुए लगभग सभी देशों ने, इटली ने, स्पेन ने, भारत ने अपनी इस नीति को बदल दिया, अपने यहाँ की पॉलिसी को बदल दिया, ताकि चीन उनके यहाँ बड़ी कंपनियों के या किसी भी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सके। ऐसे में चीन का मंसूबा हो गया फेल। अब आ गई बात कोरोना के दूसरे फायदे को उठाने की, तो दूसरा फायदा वह अतिक्रमण करके उठा सकता है, जो वह कर रहा है, चाहे वो लद्दाख सिक्किम की सीमा हो या प्रशांत महासागर हो। हर जगह वह कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जमीनें हड़पी जा सके। कोरोना के समय में चीन के खिलाफ दुनिया का विरोध बढ़ता ही जा रहा है और उसे इसका आर्थिक और रणनीतिक दोनों नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोरोना के बाद चीन को ऑस्ट्रेलिया के डार्विन पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट और इजराइल के हाइफा पोर्ट से हाथ धोना पड़ सकता है। इसके बाद न सिर्फ चीन को कूटनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा वाली प्रोजेक्ट सिल्क रोड प्रोजेक्ट पर भी पानी फिर सकता है। कोरोना के बाद चीन का विरोध करने में ऑस्ट्रेलिया सबसे आगे रहा है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन खुलकर चीन के बारे में बुरा भला कह चुके हैं, चीन की जांच करने की मांग भी कर चुके हैं। इसके लिए ऑस्ट्रेलिया को चीन के गुस्से का शिकार भी होना पड़ा। चीन ने ऑस्ट्रेलिया से आयात होने वाली बार्ली पर अत्यधिक इंपोर्ट ड्यूटी यानी कि टैक्स लगा। हालांकि इससे भी ऑस्ट्रेलिया के हौसले पस्त नहीं हुए। अब इसके बाद इन दोनों देशों के रिश्ते इतने बिगड़ गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया चीन से डार्विन पोर्ट वापस छीन सकता है। डार्विन पोर्ट की लोकेशन रणनीतिक तौर पर बहुत अहम है। साल 2015 में ऑस्ट्रेलिया ने एक ऐतिहासिक गलती करते हुए 2015 में डार्विन पोर्ट को 99 साल की लीज पर चीन को सौंप दिया था। इसके जरिए चीन सीधे तौर पर पैसिफिक देशों पर नजर रख सकता है, साथ ही अमेरिका द्वारा दक्षिण चीन सागर में की जाने वाली गतिविधियों को भी देख सकता है। डार्विन को ऑस्ट्रेलिया के लिए एशिया का गेटवे भी कहा जाता है। ऐसे में साल 2015 में अमेरिका को ऑस्ट्रेलिया द्वारा दरकिनार कर दिया गया था, लेकिन कोरोना के बाद जिस प्रकार चीन और ऑस्ट्रेलिया में दूरी बढ़ती दिखाई दे रही है, उससे साफ हो रहा है कि अब ऑस्ट्रेलिया जल्द ही 5 साल पहले की गई अपनी गलती को सुधार सकता है। वहीं इजराइल का हाइफा पोर्ट भी जल्द ही चीन के हाथों से छिटक सकता है। चीन ने पिछले साल बीआरआई प्रोजेक्ट के लिए इजराइल के हाइफा पोर्ट को 25 साल के लिए लीज पर लेने का समझौता किया था। साल 2021 में यह पोर्ट बनकर पूरा भी हो जाएगा। इसके बाद चीनी कंपनी इसे ऑपरेट करेगी। हालांकि अमेरिका इस पोर्ट को लेकर बेहद संवेदनशील है। इजराइल अमेरिका का एक साझेदार देश है और ऐसे में कोरोना के बाद अगर इजराइल अपने हाइफा पोर्ट को चीन को सौंपता है, तो इजराइल को अमेरिका के गुस्से का शिकार होना पड़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने हाल ही में इजराइल की यात्रा की थी। तब पोम्पियो ने इजराइल को चीन से दूर रहने की नसीहत दी थी। अभी इजराइल किसी भी सूरत में चीन के लिए अमेरिका के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहेगा। ऐसे में यह कहना जल्दबाजी नहीं होगी कि आने वाले दिनों में इजराइल अपना हाइफा पोर्ट चीन से वापस छीन सकता है। और इतना ही नहीं, चीन को दक्षिण एशिया में एक और झटका मिल सकता है।
सबको पता है कि कैसे चीन ने अपनी कर्ज देने की इस पॉलिसी का इस्तेमाल करके श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर अपना कब्जा जमा लिया था। दिसंबर 2017 में श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने चीन के कर्ज के जाल में फंसकर हम्बनटोटा बंदरगाह और इसके आसपास के 15,000 एकड़ जमीन 99 सालों के लिए चीन को सौंप दी। उस वक्त श्रीलंका की सरकार ने अपने इस कदम का यह कहकर बचाव किया था कि वह बंदरगाह को बनाने के दौरान लिए गए चीनी कर्ज को चुका नहीं सके, इसलिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। तब भारत और श्रीलंका के खराब होते रिश्तों का यह सबसे बड़ा कारण बना था। हालांकि पिछले साल नवंबर में श्रीलंका के नए राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षा ने इस पोर्ट को चीन से वापस लेने के लिए दोबारा बातचीत करने का सुझाव सामने रखा। अब कोरोना के समय जब श्रीलंका लगातार भारत के साथ अपने रिश्तों को सुधार रहा है, तो इस बात के आसार काफी बढ़ गए हैं कि श्रीलंका भी चीन से अपने हम्बनटोटा पोर्ट को वापस लेने की शर्त पर अड़ सकता है।